हेलो बच्चों, मेरा नाम सुनील है और आज मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल संजय क्लासेस पे। बच्चों, जैसा कि आज आपका 14 मार्च को बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हुआ, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो। बाकी फिर भी मेरे हाथ में ये सेट नंबर 2 है जिसको आज मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं सब सजेस्टेड आंसर आपको यहाँ देने आया हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलो हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, मे भी एक दो क्वेश्चन में वेरी हो सकता है, वो आपके मार्किंग सीन से मैच ना करें, फिर भी हम चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों। सर, ये पहला क्वेश्चन आया आपका, देखो बच्चों, केस स्टडीज़, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, बच्चा देख के थोड़ा डर जाता है लेकिन करते हैं धीरे धीरे। इसमें क्या है, बीना है वो क्लीन एक ब्रांडेड डिटर्जेंट वो यूज़ करती है और वॉचिंग न्यूमरस एडवर्टीजमेंट इन द टेलीविज़न। ठीक है, कई सारे उसने एडवर्टीजमेंट देखे हैं, ठीक है। और अब वो ना नया ब्रांड ट्राई करना चाहते हैं डिटर्जेंट का। ठीक है, वो मार्केट में गई उसको ख़रीदने, ठीक है। तो उसने देखा कई सारे अदर प्रोडक्ट्स भी थे जो सिमिलर यही क्लेम कर रहे थे, वाइटनेस की, वो भी सेम सफ़ेदी देंगे, दाग को रिमूव करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वो अपना माइंड नहीं बना पा रही कि वो कौन सा डिटर्जेंट खरीदे, ठीक है। और बच्चों देखो, यहाँ डायरेक्टली उन्होंने पूछ रखा है, आपसे ऑब्जेक्शन पूछ रहा है एडवर्टीजमेंट का, कि एडवर्टीजमेंट का आपको क्या बताना है, ऑब्जेक्शन, विरोध। तो सर ये क्या है, एडवर्टीजमेंट हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, कंफ्यूज। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कन्फ्यूजेज द बायर। ठीक है बच्चों, पहले का आंसर आपको पता चल गया, ठीक है सर। चलो बच्चों, दूसरा करते हैं आपका। सर देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है, फिर व्हाट इज़ ये मीनिंग आपको बताना है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सर ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन जो हम लेते हैं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, इन सब के रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेते हैं वो क्या कहलाता है, आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको पता ही है सर। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ को जो आप मैनेज करते हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन भी सर डायरेक्ट पूछा है इन्होंने, देखो पेपर का लेवल सही है। डिफाइन वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस करना है आपको, रिक्वायरमेंट पता लगानी है कि आपको कितने लेबर की ज़रूरत है काम को पूरा करने के लिए, वर्कफोर्स एनालिसिस करना। अगला काम क्या है, सिलेक्शन। सर ये रिक्रूटमेंट के बाद आता है, स्टाफिंग का प्रोसेस है सर, आपको पता ही है, ठीक है। और इसके अंदर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स, जो आपके पास एप्लीकेंट, जो लोगों ने अप्लाई किया है, आपको उनको स्क्रीन करना है, चेकिंग करनी है, टू इंश्योर दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर हायर्ड, ताकि हम अच्छे से अच्छा कैंडिडेट्स को हम हायर कर सकें। ठीक है बच्चों, सिलेक्शन पता चल गया, चयन करना हिंदी में बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम अपने करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्लायंस इंडिया लिमिटेड है वो किस एंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम अप्लायंसेस सिंस 1987 से वो एंगेज है, ठीक है सर। उसका गुड नेम है मार्केट के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुड क्वालिटी के अप्लायंसेस भी देते हैं। और उनके सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं, सेल, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज टू अचीव स्पेशलाइजेशन। एक चीज़ और है सर, स्पेशलाइजेशन देते हैं, मतलब उन्होंने काम को बांट रखा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, सिंस द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी हैव इंक्रीज। अब एरिया जो है कंपनी का बढ़ रहा है और कस्टमर भी धीरे धीरे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी ने अपने मॉडिफाई किया एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो फॉलो कर रहे हैं उसको वो मॉडिफाई करना चाहते हैं, ताकि जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है वो उसका पूरा कर सके। तो आपको वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका आना चाहिए डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है बच्चों, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो यहाँ आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हाउ डज फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी से कैसे पता चलता है किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स का। तो सर आपको मार्केट में बताया, हर चीज़ों की क्या होती है, डिमांड और सप्लाई उनके हिसाब से होती है। तो वो डिमांड और सप्लाई, ये दो फैक्टर आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़े होंगे, ये दो फैक्टर हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के प्राइस को डिसाइड करने में। तो आप अपनी सिक्योरिटी का वहाँ पर प्राइस पता लगा सकते हो कि आपके सिक्योरिटी की कितनी डिमांड है और क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें केस स्टडी है, ठीक है। बीरू नंदन चेयरमैन है वो ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्होंने बीरू यूनिवर्सिटी फाउंड की, ठीक है, किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ललित पावर लिमिटेड हैड फ्यू वैकेंसीज, सर उनके यहाँ वैकेंसीज निकल गई, ठीक है, रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। अब उनको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको बंदों को अपॉइंट करना है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को रिक्रूट करना चाहते हैं बीरू यूनिवर्सिटी से। तो आपको 100
सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पता लगाना है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको पता है दो होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। अब ये बाहर से कर रहे हैं, एक्सटर्नल का टाइप है, एक्सटर्नल के में भी कई सारे टाइप्स हैं, तो इसका बेटा आंसर जो मैंने यहाँ लिख रखा है वो है कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है बच्चों, एक नंबर आपके यहाँ पे भी कंफर्म हो जाता है। ठीक है, वर्षा जैन आफ्टर कंप्लीटिंग हर फैशन डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी से इन्होंने सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया और अब डिजाइनिंग क्लोथिंग वेंचर मतलब नया बिजनेस वो खुलना चाहते हैं। ठीक है, शी हैड टू एड्रेस इशूज़। अब उनके सामने इशूज़ आ रहे हैं सर, क्या कि उनको टारगेट कस्टमर कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रखना है, प्राइस कैसे डिसाइड करना है। तो ये किस आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, प्लान के कई सारे टाइप्स हैं ना, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है आपका पॉलिसी। ठीक है सर, पॉलिसीज़ बनानी है। ठीक है, अच्छा सर 8th क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट है, स्टेट एनी 2 डेवलपमेंटल फंक्शन पूछ रहा है सेबी के, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट फंक्शन क्या है सर उसके, सर वो रिसर्च करती है, क्या करती है सेबी, रिसर्च करती है, उसको पब्लिश करती है। ठीक है, और सर वो ट्रेनिंग देती है अपने इंटरमीडिएरीज को, अपने ब्रोकर्स को जो उसके रजिस्टर्ड, ठीक है उनको। ये तो हो गया उसका डेवलपमेंटल फंक्शन। अब अलोकेटिव फंक्शन क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट का, बेटा अलोकेटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब जो फाइनेंस है हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ से, सप्लाई साइड से लेकर कहाँ उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जो उसकी क्या कर रहा है डिमांड कर रहा है। सर सप्लाई साइड कौन कौन सी होती हैं, हाउस होल्ड होती है, सर उनके पास फाइनेंस पड़ा रहता है। अब वो घर में पड़ा हुआ है, कोई यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन सर अब उसी फाइनेंस को हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट की मदद से वो डिमांड कौन कर रहा होता है, बिजनेस को वो पैसे की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से पैसा उठा के ले जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जब फाइनेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ से सर, सप्लाई साइड से कहाँ पे, डिमांड साइड पे। ठीक है बच्चों, आपके मैंने 8 क्वेश्चन यहाँ करवा दिए, 1-1 मार्क्स वाले सब करवा दिए। अब चलते हैं सर हम अपने सेक्शन बी पे। ठीक है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कि आपकी कंपनी में कितना कितना पोर्शन लगेगा कैपिटल का, वो आपका होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको उसके 2 फैक्टर एक्सप्लेन करने हैं, कोई से भी 2 फैक्टर आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। सर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, सर टैक्स रेट को बोल सकते हो, कैश फ्लो पोजीशन को बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका आपको पता ही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो आप इट मीन्स क्या सर, डिविडेंड अच्छा दे सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप शेयर इशू कर सकते हो। ये कैश फ्लो पोजीशन आपका अच्छा है तो आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, आप इंटरेस्ट दे सकते हो उस पर। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोड एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर आफ्टर दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको पता है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है सर, इसमें क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस आपका इफेक्ट करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, बिजनेस साइकिल, ठीक है, कि कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, बूम टाइम पीरियड चल रहा है बिजनेस, अगर बूम टाइम पीरियड मतलब प्रोडक्शन डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है तो नीड ज़्यादा पड़ेगी, डिमांड अच्छी नहीं आ रही तो सर नीड कम पड़ेगी। बिजनेस साइकिल पर भी डिपेंड करता है। एक होता है प्रोडक्शन साइकिल, एक सामान को बनने में कितना टाइम लग रहा है, अगर एक सामान को बनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़्यादा नीड पड़ेगी, और कम टाइम लग रहा है तो कम पड़ेगी। तो 3 फैक्टर आपके, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल। तो और में ऑप्शन है, आपको इन दोनों में से एक ही करना था। मेरे ख्याल से दोनों ही ईजी हैं, इसमें कुछ नहीं था। अच्छा अगला क्वेश्चन फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। आपको कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरत पड़ता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर का, आपको एक्सप्लेन करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 लेवल आपको पता ही है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल से तीनों को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो इंपॉर्टेंस ही आपको एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा कुछ बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना। 3 मार्क्स था, ईजी था। उससे अगला क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन विच क्लैरिफाई द मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे। सर मैनेजमेंट की सर इंपॉर्टेंस धीरे धीरे सर डे बाय डे बढ़ी रही है, तो आपको इंपॉर्टेंस ही बताना है मैनेजमेंट का। यहाँ पे सर मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट सर रोल प्ले करता है, तो आपको ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है सर बच्चों, अब चलते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, 11th क्वेश्चन क्या है सर, JTM लिमिटेड है, उन्होंने बड़ी लाइन, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया एन एक्सरसाइज बुक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेशनरी ब्रांड नेम। ठीक है, जो क्या क्या कंप्राइज करते हैं सर, बॉल पेन, जेल पेन, ज्योमेट्री बॉक्सेस, सारे वो कंप्राइज, ये सारी चीज़ें आती हैं। आफ्टर आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, पहले उन्होंने किस मार्केट को टारगेट करना है वो उन्होंने पहचाना, फिर वो कस्टमर की नीड एंड वांट्स के हिसाब से वो मार्केट में कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट वर ऑफ गुड क्वालिटी। सर अच्छी क्वालिटी है, इको फ्रेंडली है, लेकिन सर महंगी है। ठीक है, अब दे वॉन्टेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। वो अपने ना प्रोडक्ट को ना अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, टाइम लगाए कि वो एक ब्रांड नेम क्रिएट करे। ब्रांड आपको पता है, किसी प्रोडक्ट का नाम देना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं ना। तो एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम, यार अगर प्रोडक्ट का कोई नाम ही नहीं होगा, दे कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द जनरिक प्रोडक्ट एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो उन्हें पता है कि अगर वो प्रोडक्ट को नाम नहीं देंगे तो उनकी मतलब सेल की श्योरिटी नहीं रहेगी, वो कितना सेल कर पाएंगे।
द एफर्ट पेड ऑफ एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्टेड ग्रोइंग। सर उन्होंने एफर्ट लगाए थे, ब्रांड को उन्होंने प्रोडक्ट को नाम दिया और वो एफर्ट उनको रिजल्ट भी ला के दे रहा है और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की। द कस्टमर लाइक द ब्रांड, कस्टमर को ब्रांड पसंद आया और वो कस्टमर हैबिचुअल भी बने। दे डिड नॉट माइंड पेइंग अ हायर प्राइस, अब वो हायर प्राइस भी देने के लिए रेडी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकेम अ स्टेटस सिंबल, सर उनका स्टेटस सिंबल भी बन गया टू बाय बॉडी लाइन ब्रांड बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात करें मेन, ठीक है बच्चों। द कंज्यूमर फेल्ट प्राइड इन यूजिंग देम, और कंज्यूमर को वो यूज़ करने में भी प्राइड फील होता था, उनको अच्छा लगता था। अब यहाँ पे आपसे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज पूछ रहा है, कुछ आइडियाज़ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सर यहाँ पे कौन सा जो क्वालिटी की बात करता है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है बच्चों। और आपसे 3 एडवांटेज पूछा है ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग, अगर आप किसी प्रोडक्ट को नाम देते हो तो क्या फ़ायदे होंगे सर, आप उसको पहचान सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्रांडिंग की जरूरत है, प्रोडक्ट को अलग बनाने के लिए ब्रांडिंग की जरूरत है। और थर्ड वन, सेटिस्फाइंग स्टेटस सिंबल नीड, अगर आप ब्रांड वाली चीज़ों को यूज़ करते हो तो आपके जो स्टेटस सिंबल वाली जो नीड है वो भी आपकी पूरी होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपना। 12th क्वेश्चन ये है सर, मीता हैज़ अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर। सर उनका सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस है बीकानेर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। किस नाम से, स्मार्ट फ्लेवर्ड। हर आइसक्रीम आर अटरली डिलीशियस, काफ़ी टेस्टी है। सी मेक्स आइसक्रीम फ्रॉम फ्रेश मिल्क, ठीक है सर, एंड द सेम आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर एंड पैक। सी सेट्स वायबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड वर्क विद द सेम इन माइंड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट कंज्यूमर विल कम बैक फॉर परचेजिंग। सर वो अपने ऑब्जेक्टिव बनाती हैं, उनको अचीव करने के लिए वो एफर्ट्स करती हैं, ठीक है। वो कंज्यूमर मतलब उनको सही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की है, ठीक है, और उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट से स्टार्टिंग कटिंग कॉस्ट, लेकिन अब ह्यूज प्रॉफिट करने के लिए उन्होंने कॉस्ट को कम करने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होने लगा सर, डिले इन डिलीवरी, टाइम लगने लगा। एंड द आइसक्रीम वाज नॉट रीचिंग द मार्केट इन टाइम, और आइसक्रीम मार्केट में टाइम से पहुंचने नहीं लगा, डिले होने लगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड, और फिर धीरे धीरे डिले की वजह से उनके आइसक्रीम की डिमांड गिरने लगी और उनके कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर एंटर कर गए। शी लॉस्ट ऑफ हर मार्केट शेयर, और उनका कुछ जो मार्केट शेयर है वो किसने ले लिया, कॉम्पिटिटर ने। ये बात क्लियर है आपको। एट द बिगनिंग ऑफ समर सीजन शी गोट बैक ऑर्डर, अब उनको समर सीजन में ऑर्डर मिल रहे हैं, 4000 आइसक्रीम पैक बनाना है उनको, ठीक है, स्पेशल ओकेजन के लिए। टू इंश्योर दैट द टास्क वाज कंप्लीटेड, अब ये उन्होंने पक्का किया कि यार टास्क मेरे को जैसे तैसे पूरा करना है, तो इसलिए उन्होंने हायर्ड एडिशनल वर्कर ले आए। शी वॉज दस एबल टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द आइसक्रीम पैक, अब एडिशनल वर्कर की वजह से उन्होंने क्या, आइसक्रीम पैक उन्होंने डिलीवर कर दिया टाइमली, लेकिन बट एट अ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आई है। तो वाइल कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑफ अचीविंग गोल, मीता रियलाइज दैट शी वाज इग्नोरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। अब उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इग्नोर किया है, तो आपको वो एक्सपेक्ट आइडेंटिफाई करना है जो उन्होंने इग्नोर किया है। ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे जो आना चाहिए, डिले हो रहा है किसी उसमें, तो सर यहाँ पे क्या है, इफेक्टिवनेस को यहाँ पे इन्होंने इग्नोर किया, ठीक है, इफेक्टिवनेस को। और सर यहाँ पे क्या है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए सर क्या है, यहाँ पे इन्होंने एफिशिएंसी को इग्नोर किया। ये बात क्लियर है बच्चों। तो यही चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन आपने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया कि सर डिले हो रहा है तो ये इफेक्टिवनेस है, और इफेक्टिवनेस को इग्नोर किया गया है। और सर अगर हाई प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है तो एफिशिएंसी, ठीक है बच्चों। तो उनको ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, जॉब एनरिचमेंट और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। आपको ये एक्सप्लेन करना है इनको। जॉब एनरिचमेंट का मतलब सर इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब, जब आपको जॉब की इंपॉर्टेंस बढ़ानी है। अब जॉब की इंपॉर्टेंस, एक ऐसी जॉब सर जिसमें हमारे पास अथॉरिटी होती है, ठीक है सर, हमारे पास क्या सर, हम डिसीजन ले सकते हैं फ्री होके, ठीक है, और हमारे अंडर सब वो काम करते हैं, सबऑर्डिनेट काम करते हैं, ऐसी जॉब को हम जॉब एनरिचमेंट, जिसकी एक वैल्यू होती है ऐसी जॉब की, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन को ऐसी जॉब दी जाए जिसमें वो उसके पास अथॉरिटी है, फ्रीली होके वो काम कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है, तो वो मोटिवेट तो होगा ही, ठीक है सर। और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अब जब आप इन्वॉल्व करते हो किसको, एम्प्लॉयज़ को, किस में, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हो, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जब, ठीक है बच्चों। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पैसे देके तो आप नहीं कर रहे। हाँ, ये आपको मोटिवेट कैसे करें, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट क्यों करते हैं, क्योंकि सर वो खुश हो जाते हैं, वो एनकरेज, उनको बढ़ा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है इन चीज़ों से, ठीक है बच्चों। तो ये मोटिवेट करते हैं। अच्छा बच्चों, चलो अब हम करते हैं अपना 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कहता है सर हमारा, सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको मीनिंग बताना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, उसके 3 फायदे बताने हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल एट वर्क प्लेस टू मीट पर्सनल नीड्स, और इसके 3 फायदे क्या हैं सर, ये आपकी सोशल नीड को पूरा करता है, अच्छे से बातचीत हो सकती है, ठीक है, और आपकी सर ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था इस क्वेश्चन में, आप इजीली कर सकते थे इसको। और डेलीगेशन पूछ रहा है, डेलीगेशन आपको पता है सर,
रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ये है डेलीगेशन। ठीक है, आपको उसके इंपॉर्टेंस बताएं। डेलीगेशन डेलीगेशन करने से क्या होता है सर, आप बताओ। आप किसी पर्सन को अथॉरिटी देते हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जिम्मेदारी देते हो, डेवलपमेंट धीरे धीरे वो डेवलप करेगा, ये सारी चीज़ें। तो आपको इंपॉर्टेंस बतानी थी, ज़्यादा कुछ बड़ा था नहीं इसके अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15th, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, ध्यान से पढ़ना बच्चों। इट क्रिएट्स अ कॉन्टिन्यूस मार्केट, सर एक कॉन्टिन्यूस मार्केट क्रिएट करता है वेयर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, जहाँ सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। इट गिव्स इन्वेस्टर द चांस टू डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। ठीक है सर, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट्स चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। To ensure that investing public get a safe and fair deal in the market, the membership of the stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. ठीक है, it also ensures wider share of ownership by regulating new issues, better trading practices, and taking effectiveness step in educating the public about investment. तो यहाँ पे आपसे देखो नीचे डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। इस अबव पैरा में उसके कई सारे फंक्शन बताए गए हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है बाय कोटिंग द अबव लाइंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ क्या क्या है सर फंक्शन हमारे, देखो इट क्रिएट्स अ कॉन्टिन्यूस मार्केट, जहाँ वो मार्केट प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज़ को। तो ये क्या है आपका, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, ये इसका एक फंक्शन है। ठीक है सर, बाकी दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, ये इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील, तो ये आपका क्या है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ये आपका है फंक्शन। ठीक है सर, और क्या है, ये थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टर वो कर सकते हैं, डिस इन्वेस्ट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है बच्चों, और सर अगला क्या है वो, इट ऑल्सो इंश्योर वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशूज़, वो न्यू इशूज़ रेगुलेट करते हैं, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बनाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। ठीक है, पीपल को एजुकेट करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बेटा इसका ये होगा स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, मतलब वो सबको बराबरी का मौका दे रहे हैं, सबको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इक्वल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये इसके 4 फंक्शन हो गए किसके, स्टॉक एक्सचेंज के। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग के बीच में आपको डिफरेंस करना है किसी भी 4 बेसिस पे। एडवर्टाइजिंग आपको पता है सर पेड होती है, ठीक है, पर्सनल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, और आप इसमें सर चीज़ों को एडवर्टाइज करते हो, ये आपको पता है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जो आप टीवी में ऐड देखते हो। पर्सनल सेलिंग खुद जाके बेचना। ठीक है, तो ये आपको 4 बेसिस आप इजीली तरीके से कर सकते थे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट को क्या मोनोलॉग बोलते हैं, आपको पता है ना, जिसमें सिर्फ एक ही बंदा बोल रहा होता है। तो टीवी पे ऐड आता है तो एक ही तरफ से तो बोलते हैं, आप उसमें फीडबैक नहीं दे सकते। पर्सनल सेलिंग में आप फीडबैक दे सकते हो, ये 2 वे कम्युनिकेशन है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो आप ऐसे बेसिस को आप डिफरेंस कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, मार्केटिंग के आपको फंक्शंस बताने हैं। मार्केटिंग प्लानिंग, सर मार्केटिंग में क्या, मार्केटिंग प्लानिंग करना जरूरी है। आपको टारगेट भी तो बनाना जरूरी है कि यार हमें इतना टारगेट अचीव करना है, ऐसे करना है, तो प्लानिंग करना जरूरी है। आपको एक्सप्लेन करना था, ज़्यादा 4 मार्क्स का है तो 2-2 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना था, आराम से कर सकते थे आप, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर को सामान बेचना ही नहीं होता बेटा। कस्टमर को एक बार आपने सामान बेच दिया, ये नहीं कि हमारा उससे नाता खत्म हो गया, नहीं, हमें उसको बाद में भी उसको हमें सपोर्ट करना है। किस सेंस में सर, अगर उसको कभी कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर कोई सामान में दिक्कत आ रही है तो हम उसको सॉल्व करवा सकते हैं, तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा 17 क्वेश्चन हमारा क्या है, महिंद्र एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल। उन्होंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है जिसमें वो हार्मफुल और केमिकल फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, फ्री वेजिटेबल्स के लिए। दे कंडक्टेड सर्वे, अब उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया है, मतलब सोसाइटी में जा रहे हैं टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर क्या प्रेफरेंस करता है। तो दे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर वर कंसर्न अबाउट द हार्मफुल केमिकल्स being used in growing the vegetable. They found that 90% of the household were searching for its alternative. उन्हें भी पता चला यार 90% हाउसहोल्ड क्या हार्मफुल केमिकल्स का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। ठीक है, द कंपनी कॉन्टैक्टेड अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर ग्रोइंग द वेजिटेबल बाय द फार्मर। दे डिसाइडेड टू ट्रेन द फार्मर। अब उन्होंने क्या, वो फार्मर को ट्रेन करना चाहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी टू ग्रो केमिकल फ्री वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू न्यू इनोवेटिव मेथड। The expert also suggested soil management technique through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. तो आपको सब डायरेक्टली आप नीचे क्वेश्चन पढ़ो क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के आपको 2 डायमेंशंस बताने हैं। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग 2 डायमेंशंस हैं, कहाँ पे, कौन से, यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इस सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ को प्रेफरेंस दिया, ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। चलो बच्चों, अब 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन आपका है
मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम। सर वो एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं हर साल इन द मंथ ऑफ मार्च में करते हैं, ठीक है। इन विच द टॉप मैनेजर पर्सोनल फॉर्मुलेट प्लान, वो प्लान बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग। सर वो प्रेडिक्ट को एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं टू मीट फ्यूचर इवेंट, ताकि वो फ्यूचर इवेंट्स को अच्छे से पूरा कर सके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्स आर थ्रोली चेक, वो फैक्ट्स को अच्छे से चेक करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेट करते हैं। डिटेल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आर ऑल्सो टेकन टू फाइंड आउट द वायबिलिटी ऑफ द प्लान, सिंस इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आफ्टर रिक्वायरिंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन साउंड जजमेंट, सो इट इज़ मेनली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है सर। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है प्लानिंग करते वक्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान्स, और जो दूसरे टॉप मैनेजमेंट दिमाग लगा रहा है, ठीक है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो सिर्फ प्लान्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जस्ट। मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नाइदर, ना तो उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्लान्स में कुछ चेंज कर सके, ना वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर, टॉप मैनेजमेंट ये भी देखता है कि खर्चा क्या आ रहा है क्या नहीं, एक्सपेंसेस का भी वो बना रहा है प्लान करते वक्त, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखो दो पूछा है, आपको दो लिमिटेशंस बतानी है और आपको क्या बताना है, दो फीचर्स। तो लिमिटेशंस क्या है सर, लिमिटेशन इसकी ये है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखो मिडिल लेवल मैनेजर ना तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, ठीक है, ना उनको अलाउ किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और जैसा उनको बोला गया है वो वैसे ही प्लान को क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं। तो वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं ला रहे हैं, ये बात समझ आ रही है आपको। तो इसलिए लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक्सपेंस की बात की जा रही है, तो सर प्लानिंग में क्या आता है, खर्चा आता है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, और सर ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इमेजिनेशन इंटेलिजेंट की, तो ये प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी, ये इसका एक फीचर है। और सर प्लानिंग फोकस क्या करता है, आपके अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग फोकस ऑन, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, ठीक है। अपने कैसे प्लानिंग फोकस करता है कि हमें ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना। तो ये सारे दो फीचर्स थे और दो लिमिटेशन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से दो लिमिटेशन, सिर्फ प्लानिंग में कॉस्ट आती है और दूसरा प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को रोकता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19th आपका, सर विनबर्ग लिमिटेड है, उन्होंने मैन्युफैक्चर यूनिट भिवाड़ी में, ठीक है, उन्होंने अपना हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ताकि वो क्या बना सके, इलेक्ट्रिक गीज़र, और सप्लाई कर सके डीलर को ऑल ओवर द कंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। देयर प्रोडक्शन टारगेट, उनका प्रोडक्शन टारगेट कितना है, 500 गीज़र्स पर वीक, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट दैट वेरिएशन प्रोडक्शन अप टू 10 यूनिट, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 10 यूनिट तक अगर चेंज आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वाज, सर फर्स्ट वीक में कितना प्रोडक्शन हुआ, 400 गीज़र, दूसरे उसमें कितना हुआ, 470 गीज़र्स, तीसरे उसमें कितना हुआ, 460 गीज़र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन, सर फ्लक्चुएशन क्यों होता है प्रोडक्शन के अंदर, ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इरेगुलर सप्लाई हो रही थी ना इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही थी, ये इसकी वजह से डेविएशन आ रहे थे। अच्छा, अब वो पहले डिस्कस करते हैं सम ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेस, एक प्रोसेस बताया गया है, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है डायरेक्टली, तो किसकी बात कर रहा है, कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, किसकी बात है, कंट्रोलिंग, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, और आपको इन स्टेप्स को एक्सप्लेन भी करना है, स्टेप्स को सर कौन कौन से हैं, सर एक तो इन्होंने सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की, यार हम कितना बनाएंगे, 500 गीजर्स पर वीक, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था, ठीक है सर। और सर इसके अंदर क्या है, और आपको और स्टेप क्या एक्सप्लेन करना है सर, देखो एनालाइजिंग डेविएशन, ये डेविएशन को क्या कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, है ना, कि सर क्या क्या कैसे डेविएशन आ रही है, कितना डेविएशन आ रहा है, ठीक है। और इन्होंने एक डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी सेटअप कर रखी है कि अगर 10 यूनिट तक आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और सर इरेगुलर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्या बताता है आपका, ये बताता है कि कारण क्या है डेविएशन का, ठीक है बच्चों, ये कारण बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स किसके अंदर आते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के स्टेप्स के पार्ट है, जो मैंने आपको बताया कि एनालाइजिंग डेविएशन, कॉजेज ऑफ डेविएशन, ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें। अब आपसे कुछ पूछा कि कौन से स्टेप्स को डिस्कस नहीं किया गया, तो बच्चा एक तो देखो इन्होंने क्या करेक्टिव एक्शन एट द एंड में नहीं लिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेप्स थे, किसका पार्ट था मेनली, कंट्रोलिंग का। तो अगर आप कंट्रोलिंग से रिलेटेड यहाँ लिख के आते तो आपको मार्क्स यहाँ पे जरूर मिलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंट्रोलिंग और उसके स्टेप्स को यहाँ पे डिफाइन करना, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों ठीक है, अब हम करते हैं अपने 20th क्वेश्चन को। सर ये क्या है, निशा सेठी है, वो क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एज अ वर्क कर रही है, किसमें, एक फेमस कंसल्टेंसी फर्म जिसका नाम है KLI ग्लोबल सर्विसेज, ठीक है। उसका जॉब क्या है सर, जॉब की डिस्क्रिप्शन बताना, रिक्रूटमेंट करना, कंपनसेशन, इंसेंटिव प्लान, फैसिलिटिंग एम्प्लॉय लर्निंग, बेसिकली ये सारे काम उसके हैं, ठीक है। और वो दे हैड एंटर इनटू एन अलायंसेस, सर वो मिले हैं किसी एक इंस्टीट्यूट से जो क्या सर लर्निंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, जो उनके एम्प्लॉयज़ को क्या सिखाता है, ठीक है सर।
With the jobs becoming more and more complex, KLI Global Services invested large amount of money in making the employees learn their skills necessary to complete job. ठीक है सर, उन्होंने क्या सर, और इन्होंने ना उनका जॉब का जो है, तो क्या कह रहे हैं सर, KLI ग्लोबल सर्विसेज इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन मेकिंग द एम्प्लॉइज लर्न द स्किल्स नेसेसरी टू कम्प्लीट द जॉब। अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि उनके एम्प्लॉइज़ और अच्छे से अच्छा स्किल्स सीखे ताकि वो अपने जॉब्स को कंप्लीट कर सकें। तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स देने हैं हाउ दिस इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट उनको कैसे बेनिफिट करने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट क्या है सर, ट्रेनिंग दे रहे हैं बेसिकली। और आप इसके अंदर क्या बता सकते हो सर, और इसके अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आप इंटर्नशिप वाली बात भी कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट से अलायंसेस भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो, और इन्वेस्टमेंट का आपको बेसिकली 5 पॉइंट्स देने, इंपॉर्टेंस बतानी है इस ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है सर आपको, सर इसकी ट्रेनिंग देने से सर क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होती है आउटपुट की। ठीक है, अच्छे से अच्छा यूज़ होता है इक्विपमेंट्स का। ठीक है, आपको सुपरविजन करने की, ज़्यादा देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी आती है। एडेप्टेबिलिटी आपको पता है किसी भी सिचुएशन में अगर फ्यूचर में कभी कोई चेंजेस आते हैं वो उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं। ठीक है, और एब्सेंटेज और लेबर टर्नओवर को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इसके 5 फायदे बताने थे ट्रेनिंग के, बेसिकली आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स पूछ रहा है सर। वो ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट बताते हैं, फॉर्मेटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सटर्न, ये सारी चीज़ें थी आपको बता सकते थे। और ये हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड सर, ये प्रिंसिपल है किसका, टेलर वाला। ठीक है, हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड का मतलब एक मेंटल रेवोल्यूशन जिसमें लेबर और मैनेजमेंट एक दूसरे को क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, उन्हें यही चीज़ें आती है कि यार हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है, लेबर हमारे लिए ज़रूरी है, और लेबर को ये सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट हमारे लिए, मतलब एक दूसरे को इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है, मिल के काम करना, हार्मनी वाले मिल के काम करना, झगड़े नहीं करना, ये एक प्रिंसिपल है। और अगला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना है कि वो कितने से अच्छा कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको इसमें क्या डेवलपमेंट कैसे दोगे सर, आप उनको ट्रेनिंग वगैरह देके। ठीक है सर, अब हम चलते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन आपका क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैव बीन कॉमन सर। वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपको पता है कॉमन है, क्वाइट हाई भी है इंडिया के अंदर। दे हार्म और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ओपन लिविंग दैम इन परमानेंटली डैमेज कंडीशन। आपको पता है सर वोल्टेज फ्लक्चुएशन वजह से ये सारी चीज़ें क्या डैमेज भी हो जाती हैं। तो एनगार्ड कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर। अब एनगार्ड कंपनी है वो स्टेबलाइजर बनाना चाहती है, किसके लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए, जहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन का रेंज इन्होंने बता रखा है 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वंस द डिमांड फॉर नॉर्थ इंडिया वाज टेकन केयर ऑफ, दे डिसाइडेड टू लॉन्च स्टेबलाइजर फॉर वेयरिंग वोल्टेज फ्रॉम 90 वोल्ट टू 260 वोल्ट फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन अदर रीजन ऑफ इंडिया। अब अदर रीजन में ये वोल्ट का इन्होंने बता दिया कि सर इसको करने के लिए उन्होंने अलग तरह का वो बनाया वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, 3 इंजीनियर्स वर अपॉइंटेड फॉर साउथ। अब 3 इंजीनियर उन्होंने अपॉइंट कर लिए साउथ के लिए, वेस्ट के लिए, ईस्ट रीजन के लिए, क्योंकि सर हर जगह वोल्टेज का जो था वो अलग अलग रेंज था। ठीक है, दो ऑल द इंजीनियर्स वर अपॉइंटेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर बट द प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। सर प्रोडक्ट डिफर कर रहा है। ठीक है, और सर वो उन्होंने किस लिए बनाए थे, इंजीनियर्स क्यों अपॉइंट किए थे, किस लिए, स्टेबलाइजर के लिए। तो ये पूछ रहे हैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहचानना है कि कौन सा फॉलो करेगा एनगार्ड कंपनी। तो मेरे अकॉर्डिंग सर क्या होगा, यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है सर, जो फंक्शंस के बेसिस पे होगा, क्योंकि सर यहाँ डिविजनल नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि सर है तो प्रोडक्ट एक ही, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, हमारा सिर्फ स्टेबलाइजर, यहाँ दूसरे प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर आना चाहिए। और इसके आपको 2 एडवांटेज पूछा, 2 एडवांटेज क्या, आपका स्पेशलाइजेशन का आपको फायदा मिलता है, और सर हमारे एफर्ट्स डुप्लीकेशन नहीं होते, क्योंकि अगर दो डिपार्टमेंट बन जाएंगे, ठीक है, मान लो दो स्टेबलाइजर के अलावा कोई और भी प्रोडक्ट होता तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन चलती, तो एफर्ट्स हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हो रहे, हमें एक ही प्रोडक्शन करना है, फाइनेंस वाला भी एक काम है, तो ये 2 इसके फायदे मिलते हैं। लिमिटेशन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, सर क्या है, आप कई बार जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। ये इसकी एक कमी है इस स्ट्रक्चर की। और दूसरा, उनके बीच में कभी कभी क्या हो जाता है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कभी कभी क्या आ जाता है, इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब हम अपने सर क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। प्रताप सिंह है वो CEO है, ठीक है, कहाँ के, निसार एंटरप्राइजेस के। इट इज़ ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरप्राइजेस का स्ट्रक्चर भी बता दें क्या है स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें सिमिलर नेचर के जॉब्स को एक जगह रखा जाता है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है सर, निसार एंटरप्राइजेस हैज़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट मानासर। सर निसार एंटरप्राइजेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे, मानासर पे है। ठीक है, द फैक्ट्री हैज़ बिन फ्लैग्ड विथ मैनी प्रॉब्लम्स। सब वहाँ पे फैक्ट्री में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि विच वाज इन द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर वरुण शर्मा जो प्रोडक्शन मैनेजर है उनके नज़रों में कई सारी दिक्कतें हैं। द वर्कर्स हैड इंटरनल डिफरेंसेस, वर्कर में ना उनके इंटरनल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, टाइम एंड अगेन देयर वर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में,
कीपिंग द प्रॉब्लम्स इन माइंड वरुण शर्मा अपॉइंटेड सियाराम सिंह। अब एक सियाराम सिंह को उन्होंने अपॉइंट किया जिनके पास 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक्चुअल वर्क फोर्स को सर वर्किंग और जो किसके साथ काम करते हैं, एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ। वर्क फोर्स आपको पता है जो लोअर लेवल पे काम करते हैं एंड पासिंग और उनको इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। तो सियाराम सिंह मेट वरुण शर्मा, सियाराम सिंह किससे मिले, वरुण शर्मा से, टू अंडरस्टैंड व्हाट मैनेजमेंट वांटेड। उनको पता चला कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए, कि मैनेजमेंट क्या चाहता है, उनको उन्होंने ये पता लगाया सियाराम सिंह ने। ठीक है सर, अगला देयर आफ्टर ही मेट द वर्कर्स एंड कन्वेड द आइडियाज ऑफ मैनेजमेंट टू देम। उन्होंने वर्कर्स मिले और जो मैनेजमेंट चाहते हैं उन्होंने बताया। ही ऑल्सो प्रॉमिस, उन्होंने वर्कर को भी बोला कि आपकी प्रॉब्लम हम किससे शेयर करेंगे, मैनेजमेंट से। इन दिस वे ही क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया, किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। ठीक है सर, उन्होंने सारे इंटरनल डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया और वो सभी वर्कर्स को यूनाइट कर पाए और उनके काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। सर उनको सर्टिफिकेट भी मिला गुड परफॉर्मेंस का और 10% इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में भी हुई है। अब आपको बताना है सियाराम सिंह ने अक्सर कुछ फंक्शन परफॉर्म किए जो उनको पोजीशन पे करना चाहिए। ठीक है, स्टेट यानी आपको और कोई 5 फंक्शन भी बताना है जो उनको करना चाहिए। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है सियाराम सिंह क्या थे, सुपरवाइजर थे, लोअर लेवल पे काम करते थे, सुपरवाइजर लेवल पे काम करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके 5 फंक्शन क्या हो सकते हैं सर, वो वर्कर्स की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करते हैं, उनकी दुख समस्याओं को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट देखते हैं कि वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना उनका काम है। ठीक है बच्चों। सर और क्या है सर, बेटर ह्यूमन रिलेशन बनाना उनका एक काम है कि वर्कर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बने, वो ये चाहते हैं। और हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको इंसेंटिव बताना है जो किसको दिया जाता है, सियाराम सिंह को। इंसेंटिव आपको पता है 2 तरह का इंसेंटिव होता है सर, एक फाइनेंशियल होता है, एक नॉन फाइनेंशियल होता है। ठीक है, फाइनेंशियल में सर क्या आ गया आपका 10% इंक्रीमेंट इन सैलरी, सैलरी में 10% इंक्रीमेंट है, तो सर ये मॉनेटरी इंसेंटिव है। और उसके अंदर कौन सा आएगा आपका पे एंड अलाउंसेस। और सर आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, जिसमें सर उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर ये क्या है, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके 6 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। और में भी ये क्वेश्चन है सर, 24 क्वेश्चन करते हैं हम सर, और ये 2 क्वेश्चन है इसमें। साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। सर फाइनेंशियल प्लानिंग करना अच्छे से किसी एंटरप्राइजेस के सक्सेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, ज़रूरी भी है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। 6 रीज़न आपको देने हैं सर। वो बिजनेस सर वो वेस्टेज, फाइनेंस की वेस्टेज को होने से बचाता है, फाइनेंशियल कंट्रोल करने में हेल्प करता है, प्रेजेंट और पास्ट को लिंक करता है। ठीक है बच्चों, और फेस इवेंचुअलिटीज़ को फेस करने में हेल्प करता है, बिजनेस को शॉक एंड सरप्राइजेस से बचाता है, बेटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और अगला क्या है सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 6 नंबर में कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको 3 मेजर डिसीजन बताने किसके, फाइनेंस मैनेजर। अगर आप एक फाइनेंस मैनेजर हो तो आप कौन कौन से डिसीजन लोगे बिजनेस के अंदर सर, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपको बताना होता है, फाइनेंसिंग पैसा कहाँ कहाँ से आएगा बिजनेस के अंदर ये आपको चीज़ एक्सप्लेन करनी है, डिविडेंड जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है उसको क्या कितना प्रोपोर्शन हमने एज अ रिटेन प्रॉफिट रखना है और कितना बांटना है, ये किसके अंदर आता है आपका डिविडेंड डिसीजन में। तो आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको 6 मार्क्स यहाँ तो कन्फर्म। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगा मेरे को 6 नंबर में। बाकी हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है सर, एक वॉइस है, एक इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है सर, वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं कब, दिसंबर के मंथ में, इन दिल्ली एनसीआर फॉर कंज्यूमर। ठीक है, उनका थीम क्या है, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। फार्म टू प्लेट का मतलब फार्मिंग से लेकर प्लेट तक। सर उनका ऑर्गेनिक फूड पे वो ज़्यादा जोर है। ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस, वो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड टू एनकरेज कंज्यूमर टू स्विच फ्रॉम कन्वेंशनल फूड दैट कंटेन्स। सर वो एनकरेज करना चाहते हैं कंज्यूमर को कि जो वो फूड खा रहे हैं जिसमें केमिकल है, पेस्टिसाइड है, ठीक है, वो अपना स्विच करे किसकी तरफ, ऑर्गेनिक फूड की तरफ। तो एक्सपर्ट स्पीकर्स फ्रॉम फार्मर्स कम्युनिटी एक्सप्लेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड। सर एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, उन्होंने बताया कि पेस्टिसाइड का क्या हार्मफुल इफेक्ट है और उन्होंने इंपॉर्टेंस बताया किसका, ऑर्गेनिक फूड का। ठीक है सर, पीपल वर इन्फॉर्म दैट ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टेस्ट सैंपल टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, की मिलावट वगैरह चीज़ों में कैसे हो रही है। ठीक है, और उनको रोकना चाहिए। लाइक प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल भी मिलता है पेस्टिसाइड्स में मिलता है। ठीक है सर, द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, और रिजल्ट क्या मिला टेस्ट का कि सर वो हमेशा अपने रिजल्ट को कहाँ छापते हैं, मंथली मैगजीन में छापते हैं जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर वॉइस। कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताकर। अब उन्होंने सर उनको वो लोगों को कंज्यूमर को एड हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, लीगल एडवाइस भी देते हैं किसको, कंज्यूमर को, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आपको यहाँ पे देखो डायरेक्टली उन्होंने पूछ रखा है स्टेट द फंक्शन परफॉर्म बाय द कंज्यूमर वॉइस, कि जो कंज्यूमर वॉइस है ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो सर वही, और आपको लाइन भी कोट करनी है कि वो कौन कौन सी लाइन से जो बता रही हैं। सर देखो, अगर स्प्रेड अवेयरनेस वाली जो लाइन है वो क्या बताता है, एक्सीलरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, वो कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं डे बाय डे। ठीक है सर, और क्या, और एजुकेट कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स को। ठीक है, रेगुलरली टेस्ट सैंपल्स, ये वाली लाइन क्या कहता है
कलेक्टिंग डाटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, वो डाटा को अलग अलग प्रोडक्ट के डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको टेस्ट करते हैं, तो ये एक उनका एक फंक्शन हो गया। सर वो लीगल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर के बिहाफ पे क्या सर केस वगैरह भी अगर फाइल करना होता है तो वो कंज्यूमर के बिहाफ पे करते हैं, कौन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ रहे हैं आपको। तो ये 3-4 फंक्शन थे आपके, 3 फंक्शन थे, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते तो आपके यहाँ 6 मार्क्स कन्फर्म में आते हैं। तो ये था मेरी मेरी तरफ से इस रिव्यू आज के पेपर का। ये और मोस्टली सारे सेट्स में सर सेम ही तरह के क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन में डिफरेंस होगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करना, ठीक है। और ये मैंने जैसा कि बोला ये सजेस्टेड आंसर थे, मे भी 1-2 क्वेश्चन में इसके आंसर क्या हो सकते हैं, वेरी भी हो सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।